चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। ये किसके दो पार्ट्स होते हैं? ये पूर्णांक नंबर के पार्ट्स होते हैं। अच्छा, पूर्णांक नंबर के पास निगेटिव नंबर भी थे, तो यानी निगेटिव नंबर भी सम और विषम हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सम संख्या की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ऐसे नंबर, ऐसी ऐसी संख्या लिख लो, ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है मतलब वो सारे नंबर जो दो से डिविजिबल हो, दो से पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाते हैं? आपके सम नंबर, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब ये बताओ आप हमें, पढ़ना है कि नहीं? अब ये बताओ आप हमें, दो का विभाजन नियम आता है कि नहीं आता है सबको? क्या होता है दो का विभाजन नियम? सीबीएसई। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस यानी इकाई के स्थान पे सब नंबर हो, या फिर इकाई का अंक दो से पूरी तरीके से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? सम संख्या कहलाती। एग्जाम्पल के तौर पे माइनस के 242, क्या ये सम संख्या है? बिल्कुल है। माइनस है तो सम संख्या हो सकती है, लेकिन माइनस भाज्य और अभाज्य नहीं हो सकती है, ध्यान रखना ये बात। माइनस के 40, 24, 36 ये सभी ETC ये क्या है? आपके सभी सम संख्याएं। क्या है? सम संख्या। अच्छा, फॉर्मूला लिख लो, सूत्र। सम संख्याओं का सूत्र क्या होता है? सम संख्याओं का सूत्र होता है 2n, और n क्या होगा? n बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर। तो अब n बिलोंग्स, अभी बिलोंग लिखे कहा है? वही तो हम आपसे बता रहे हैं। अच्छा, n क्या नेचुरल नंबर हम प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, निगेटिव नंबर भी तो आपके क्या होते हैं? सम संख्या होती है कि नहीं होती है? तो हम इसमें निगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। अब ऐसा नंबर बताओ जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आते हों, लेकिन इंटीजर होने चाहिए पूरी तरीके से पूर्णांक। तो पूर्णांक नंबर ही होते हैं, मतलब n बिलोंग्स करेगा किससे? i से, इंटीजर नंबर से। माइनस का 1 रखेंगे तब माइनस का 2 बनेगा, वो भी सम संख्या है। प्लस का 1 रखेंगे तो केवल 2 बनेगा, वो भी क्या है? आपका एक सम संख्या है। ठीक है, तो n बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर को, इसीलिए ये पढ़ा रहे हैं। अभी समुच्चय में यही है बताएंगे, और नहीं आ पाएगा ना तो नहीं सीख पाओगे। इसके लिए इसलिए इसको बिल्कुल सीखो। इसको बिलोंग्स पढ़ते हैं, ये काय का निशान होता है? बिलोंग का। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही? नहीं आ रही है? आ रही है ना? अब समझो। अच्छा, n की जगह 4 रखो तो 4 दूनी 8, 5 रखो 10, माइनस 3 रखो माइनस का 6, लेकिन इन द डायरेक्टली ये सम संख्या को ही डिनोट करेगा, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, चलो अब बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या, अच्छा ये कैसे नंबर हैं? इनको इवन नंबर बोलते हैं, इनको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर, जाहिर सी बात है, ऐसे नंबर जो दो से विभाजित नहीं होते हैं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या लिखेंगे? ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या कहलाती। अब देखो, दो से डिविजिबल नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है? जो सब नहीं होंगे वो विषम होंगी, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हम लिखें, माइनस का 1 सम संख्या है या विषम संख्या है? विषम संख्या है। क्या है? एक पॉजिटिव का 1 विषम संख्या है। 3 माइनस के ये 4121 विषम संख्या है। ठीक है, पॉजिटिव का कितनी भी बड़ी हम नंबर ले लें 37, ये सब कैसी संख्या है? आपकी विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सूत्र क्या होगा?
तो एक बात बताओ, जैसे मैं n की जगह 1 रख दूं, या तो -1 कर दे तो +1 कर दे, दोनों तो विषम ही देंगे, लेकिन हम लोगों का सूत्र जो होता है वो +1 में होता है। तो सूत्र क्या लिखेंगे? 2n + 1। अच्छा, इसमें n क्या बिलोंग करना चाहिए? n बिलोंग्स करेगा इंटीजर नंबर को। अब समझ में आ रहा है ना ये क्यों पढ़ा रहे हैं हम आपको? क्या n की जगह पे हम 0.2 ले सकते हैं? राशि बताएगी, बताओ बेटा। n की जगह पे क्या दशमलव की कोई संख्या ले सकते हैं हम? पूर्णांक की कहां दशमलव भाग होता है? वो तो वास्तविक संख्याओं के भाग होते हैं ना, डेसिमल नंबर और इंटीजर नंबर। मैंने आपसे क्या कहा? n की जगह क्या कोई दशमलव का नंबर ले सकते हैं? जब हम पहले ही बता रहे कि n बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर को, तो दशमलव की तो पहले हट गई ना। वास्तविक संख्या के दो पार्ट्स हुए थे, दशमलव नंबर और इंटीजर। इंटीजर में वही नंबर आते हैं जिनमें p/q के रूप में अगर हम किसी संख्या को लिख रहे हैं तो q बराबर 1 होता है, तभी हम क्या लेंगे उसको? पूर्ण संख्या में ले, पूर्णांक नंबर में लेंगे, पूर्णांक संख्या में लेंगे, नहीं तो और हम नहीं लेंगे। मतलब दशमलव का नंबर हम इसमें नहीं ले सकते। भिन्न ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं हम भिन्न। q बराबर 1 होना जरूरी है। जैसे मैं कह दूं n की जगह क्या 2/3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लेकिन n की जगह अगर मैं यहाँ 3 की जगह 1 कर दूं तो n जगह 2 ले सकते हैं। और ऐसे कौन से नंबर होते हैं? ऐसे पूर्णांक नंबर होते हैं। ये तो हमारी परिमेय संख्याएं चली गई ना, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बात। तो सम संख्या और विषम संख्या समझ में आए, ये चीज समझ में आ गई आपको। चलो अब आते हैं थोड़ा सा हम कुछ विशेषताओं के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में सीधा हम भिन्न को पढ़ेंगे। अब नोट में लिखते हैं, अब जितना अभी तक पढ़ाया है 3-4 दिन में, सबका निचोड़ लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? सम तथा विषम संख्या, विषम संख्या धनात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? अब बताओ, अब एक क्वेश्चन पूछे, जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या है? अगर आपने मेरी बात को बहुत गौर से सुना होगा तो आप क्वेश्चन कर, जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है? बेटा वेरी गुड। जीरो क्या है? एक सम संख्या है। क्योंकि देखो जीरो की कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं। अब मैंने जो डेफिनेशन लिखी है सम संख्या की, वो दो से, जीरो दो से डिविजिबल है। दो से तो जीरो से, तो जीरो मतलब सभी नंबर से डिविजिबल हो जाता है, और आंसर में क्या दे देता है? जीरो। यानी वो दो से भी डिविजिबल होगा, और दो से डिविजिबल है तो किस तरह व्यवहार करेगा? सम संख्या के। विषम संख्या की कंडीशन देखो ना, दो से विभाजित नहीं होना चाहिए। क्या जीरो दो से विभाजित नहीं होता है? होता है, उसका आंसर वो जीरो ही दे देता है। यानी जीरो क्या है? एक सम संख्या है। आप ऐसे भी नहीं जान रहे तो अच्छा एक बात बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, 20 कैसी संख्या है? सम है, उसके इकाईकांक क्या है? 0। 10 क्या है? सम संख्या, इकाईकांक 0। यानी जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 होता है वो सम संख्या कहलाती है। तो 0 भी तो स्वयं एक सम संख्या होगा। जब वो खुद विशेषता रखेगा तभी तो दूसरों को जोड़ने के बाद वो अपनी विशेषता सम या विषम बता पाएगा। बात समझ रही है ना? तो नोट डाल के लिख लो, दूसरा नोट, 0 या 0 एक विषम संख्या, एक सम संख्या है। क्या है? एक सम संख्या है। बात समझ में आ रही है? हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत डीपली जाके पढ़ा रही है, कोई बताएगा नहीं आपको, जनरली नहीं बताएगा। पढ़ाओगे तो पढ़ने वाले तो बहुत, पढ़ाने वाले भी पढ़े और आप लोग पढ़ने वाले भी बहुत पढ़े हुए हैं, लेकिन जनरली आपको टीचर्स आपके नहीं बताते होंगे। ठीक है, अच्छा, भाज्य व अभाज्य संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ये तो मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं, कम से कम जब से पढ़ाना चालू किया 10 से 15 बार बता चुके होंगे कि भाज्य और अभाज्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। रट लो,
और सम और विषम ऋणात्मक और धनात्मक जीरो कुछ भी हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, जीरो का चिन्ह क्या होता है? जीरो देखो, जीरो एक ऐसा नंबर है, अगर नंबर लाइन पे हम पढ़ाई करें, देखो जितनी भी जो छुटकू मुटकू वाले क्वेश्चन है ना, इसी में खत्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में सीधा भिन्न पे टूटेंगे, सीधा भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, जितने प्रकार की भिन्न होंगे। तो आप ये बताओ, जीरो एक ऐसा नंबर है कि अगर इसके हम लेफ्ट साइड आते हैं तो माइनस के नंबर चालू हो जाते हैं, और राइट साइड जाते हैं तो प्लस के नंबर चालू हो जाते हैं, लेकिन जीरो का क्या कोई चिन्ह है? ये बताओ, बोलो। जीरो का अपना कोई चिन्ह नहीं है, जीरो न्यूट्रल है। अच्छा, ये हमारे ही दिमाग में नहीं, या आप बच्चों के दिमाग में ही नहीं, बहुत सारे मैथमेटिशियन के दिमाग में ये चीज आई होंगी कि जीरो ऋणात्मक है या धनात्मक है। तो उन्होंने अपनी राय में क्या दिया, देखो बहुत सारे गणितज्ञों ने ये कहा कि जीरो सम संख्या को भी डिनोट करता है, तो जनरली वो पॉजिटिव नंबर कंसीडर किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, वो निगेटिव नंबर के पास कंसीडर किया जाना चाहिए, लेकिन मोस्टली लोगों ने जिस पे सपोर्ट किया कि जीरो का धनात्मक चिन्ह अपने पास रखता है, जीरो एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ऑथराइज किसी ने नहीं किया कि जीरो पॉजिटिव ही है। जीरो नहीं, उसे कोई निगेटिव पॉजिटिव विषम और सम का लेना कोई नहीं है। जीरो फिर हाल हम लोगों को अपने दिमाग में रखना है कि न्यूट्रल नंबर है, ना तो वो पॉजिटिव है ना तो वो निगेटिव है। अगर और ज्यादा डिटेल में आपसे पूछे तो यही बता सकते हो कि जीरो मोस्टली जो गणितज्ञ रहे हैं, जो ज्यादातर गणितज्ञ रहे हैं, वो माने हैं पॉजिटिव, बहुतों ने निगेटिव भी माना है, दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ किसी कारण बस। तो इसलिए जीरो को न्यूट्रल की कैटेगरी पे रखा गया है। किस कैटेगरी पे रखा गया है? नंबर लाइन पे जीरो न्यूट्रल की कैटेगरी पे, उसका कोई चिन्ह नहीं है, वो उदासीन टाइप का है। फिजिक्स में आप, केमिस्ट्री में आप उदासीन पढ़ते होगे, तो वो उदासीन टाइप का है। तो बात समझ में आ रही है? जितना मुझे बताना था, जो मेरा मोटिव था 3 दिन में पढ़ाने का, मैंने इसमें पढ़ा दिया है। अब आते हैं सिर्फ और सिर्फ भिन्न। मैं डिविजिबिलिटी नियम नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं, जिसको पढ़ना है मैंने कमेंट बॉक्स में ही अपने सेकंड चैनल की लिस्ट दे दिया है, लिंक दे दिया है, आप वहां जाके पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और उसमें मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से और डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो भिन्न पढ़ के, और भिन्न की प्रॉपर्टी का मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, और कुछ और भी चीजें होती है, बराबर के इधर जाने पे, बराबर के उधर जाने पे, जो छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को हमेशा मैथ में कंफ्यूज करती हैं, वो बताने के बाद सीधा हम लोग अपने सेट थ्योरी पे आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए मतलब इस स्लाइड के लिए इतना ही कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग भिन्न के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं भिन्न के बारे में। मैंने भिन्न के प्रकार लिखे हैं, बहुत सारे प्रकार थे, इसलिए मैंने पहले से ही लिख के रखे हुए हैं। दशमलव भिन्न पढ़ेंगे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, समान भिन्न, असमान, इकाई, मिश्र, मिश्रित, मिश्र, संक्षिप्त, व्युत्क्रम, तुल्य और सतत भिन्न। ये सारी भिन्नों को हम लोग क्रम वाइज सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाई करेंगे। अच्छा, उससे पहले नोट्स में मैं बार बार बताऊं, सारे नोट्स में सारी चीजें मैं इसमें गिवन है। ठीक है, नोट्स लेके आए हो? नहीं लेके आते हो? क्यों दिया है? उसको फोटोकॉपी करा के रखने के लिए दिए हैं क्या? यहाँ लेके आया करो, कनेक्ट किया करो, जैसे पढ़ा रहे हैं। पढ़ने का एक तरीका होता है, सब लोग नोट्स खोल के बैठेंगे तभी पढ़ाई में मजा आएगी, नहीं पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, कनेक्ट करो, मेरे नोट्स को मेरे लेक्चर से कनेक्ट किया करो कि सर जो पढ़ा रहे हैं वही नोट्स में दिए हैं कि कोई दूसरी चीज दी है, शायद हम आपको गलत पढ़ा रहे हो, फिर तो कम से कम आप वेरीफाई तो कर लो। दुर्भाग्य की बात यह है कि शिक्षा को वेरीफाई ही नहीं करते हैं हम लोग। किसी ने भी कुछ भी पढ़ा दिया, हम उसको सत्य मान लेते हैं। वेरीफाई किया करो। आपको एक प्लाट लेना होता तो आप 4 जगह उसको पूछते हो, बाउंड्री कराते हो, रजिस्ट्री कराते हो, और कितने का है प्लाट? वो 10 लाख 12 लाख का प्लाट होगा। ये शिक्षा कितने की है? जो बहुमूल्य शिक्षा है, ये अरबों खरबों की शिक्षा है, लेकिन इसका मूल्यांकन कभी आप लोग करते ही नहीं हो। मूल्यांकन किया करो, अटैच किया करो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भिन्न क्या होता है। फ्रैक्शन, परिमेय की संख्या मैंने बताया था, परिमेय की परिभाषा मैंने बताई थी। ऐसी संख्या जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। उसी को हम भिन्न कह देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसमें? ऐसी संख्या जिसे, या जिनको, जो भी आप लिख सकते हो, जिसे P अपॉन Q के, अच्छा यहाँ पे मैंने एक बार बताया था कि डज नॉट इक्वल टू 0, उसका मैं फ्रैक्शन जब बता रहा था, परिमेय नंबर बता रहा था, परिमेय संख्या की परिभाषा बता रहा था, तो क्यों डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा था। अब आप मुझे ये बताओ, ऐसा क्यों करते हैं? इस शब्द का मतलब क्या होता है? बताओ सोच के, मैं आगे डिफिनेशन लिखता हूँ। ऐसी संख्या जिसे,
हाँ वेरी गुड, जैसे अगर मैं q इज इक्वल टू 0 लिख दूं, ना कोई कंडीशन दूं, तो मैं q यहाँ 0 लिखूंगा और p अपॉन 0 किसके बराबर होता है, मान क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि मुझे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। अच्छा, जिस चीज की आप वैल्यू डिफाइंड नहीं कर सकते हो, क्या उसको हम संख्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, वो तो काल्पनिक नंबर में चला जाता है ना, जिसका हम मान डिफाइन नहीं कर सकते, काल्पनिक नंबर पढ़ाए थे हम। तो फिर क्या ये नॉर्मल संख्या बचेगी, नहीं बचेगी, इसलिए हम लोग q डज नॉट इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ठीक है, चलो ऐसी संख्या जिसे p अपॉन q के रूप, अच्छा q की जगह 0 के अलावा आप कोई भी नंबर रख दो, p में आप 0 भी लिख सकते हो, उससे कोई भी नुकसान नहीं है। कह दो भैया अगर q में 0 नहीं लिख सकते, तो बात हमें समझ में आ गई, क्या q में 0 नहीं लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। q में नहीं लिखेंगे, p में लिखेंगे, वो एक फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी, लेकिन जब q में लिख देंगे तो फ्रैक्शन नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, तो समझ में आया ना। तो ऐसी संख्या जिसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके, जैसे मैं आपसे बोल दूं 2/3, 4/5, 7/8, एक और लिख देते 0, क्या ये फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन है, दोनों ये फ्रैक्शन है, इसके भी बटे 1 कर सकते, इसके भी बटे 1 कर सकते, तो ये सारे नंबर्स कैसे हो गए आपके, फ्रैक्शन हो गए। कैसे नंबर हो गए, ये सारे फ्रैक्शन हो गए, भिन्न हो गए। अच्छा, उससे पहले कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, जनरली आपसे ऐसे ही पूछ रहे हैं, क्योंकि भिन्न में बताने के लिए अब कुछ नहीं बचा हुआ है, सीधा अब हम दशमलव भिन्न की तरफ कल से बढ़ेंगे। सोच रहे थे दशमलव भिन्न बता दें, लेकिन उससे पहले दिमाग में आ गया, ये कोष्टक लगाया ना, तो मेरे दिमाग में आ गया कि आप लोगों से पूछ ले कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। क्या कोई डिफाइन कर सकता है कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, जिसने जितने पढ़े हैं मुझे नाम बताए उनके। देखो बेटा, हाँ देखो टोटली 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं, 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। पहला, इस प्रकार का अगर कोई सिंबल बना हुआ है तो इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अच्छा, कोष्टक की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोष्टक की आवश्यकता इसलिए पड़ी है हमें, क्योंकि हम जितने भी कैलकुलेशन हो, किसी चीज को हल करना हमें इजी हो जाए, शालीनता है, हम कंफ्यूजन ना हो, एक ही समय में 2 नियम मैथ के ना लग जाएं, इसलिए इनका निजात किया गया कुछ सिंबलों का, और मैथमेटिक्स में उनका नाम दे दिया गया। जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था 1 2 3 ये भी एक प्रकार के सिंबल ही हैं, इनको डिफाइंड किया गया था एंगल के आधार पे, उसी हिसाब से इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो जैसा हम पढ़ा रहे ना, हम आपको ये जरूर बताएंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे हम बोले कि कोष्टक बताए, हमने क्यों पढ़ाई की कोष्टक की, तो मैंने अभी बताया ना क्यों किया, क्योंकि हमें कैलकुलेट करने में शालीनता हो। मैथ में ओवरलैपिंग की सबसे ज्यादा कंडीशन होती है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, x² बराबर 9x, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है बहुत तगड़े से। पहली ओवरलैपिंग क्या है, ये इससे डायरेक्ट कटेगा तो x बराबर 9, लेकिन ये गलत बताया था मैंने। हाँ, तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो गई ना, इसी ओवरलैपिंग को खत्म करने की वजह से, मैथ का मतलब ही होता है जो हम कहें वही सत्य। मैथ हमारी यही कहती है, जो हम कह रहे हैं वही चीज सत्य है, और जो मैथ ने कह दिया सत्य है उसको कोई झुटला नहीं सकता है, यानी उसको कोई अगला चीज चैलेंज नहीं कर सकती है। जैसे हमने बता दिया कि x के 2 मान होते हैं, या x के 9x में मैंने x² में यहाँ पे मैंने क्या बताया था, x के 9 और 0 बताया था ना। अगर मैंने एक बार कह दिया, क्योंकि मैं इतना बड़ा तो गणितज्ञ नहीं हूं, लेकिन जिसने भी ये पहले नियम बनाए होंगे उसने कह दिया कि इसको सॉल्व करके इतने आएंगे, तो इसका मतलब है कि अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। मैथ का पहला नियम है नॉट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग आप नहीं कर सकते हैं। नियम एक चीज में एक ही नियम लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, समान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जैसे छोटे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजिंग होती है, मैं 2 और 2 बोलूं तो बोलेगा 4 होगा, बोलेगा। मैं बोल दूं -2 + 2 कितना होगा, तो बोलेगा 0 होगा। मैंने बोला -2 और -2 क्या होगा, तो बोलेगा -4 होगा। हालांकि इसमें से बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं पता होगी। तो इसका नियम होता है, आप लोग जो बचपन से पढ़ते आए हो, क्या
4 में अगर बीच में 2 लगा है तो ये घटेगा, ठीक। अगर इसी को मैं -4 + 2 कर दूं तो बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 लिख देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना, ये बेसिक होती है, हंसने वाली बात नहीं है, बहुतों को नहीं पता होगी। नियम क्या होता है, जब दो समान चिन्ह का मतलब होता है दो का कौन सा चिन्ह, अच्छा किसी भी संख्या का चिन्ह कहां पे होता है उसके, तो हमेशा उसके आगे साइड होता है। आगे का आप बोल सकते हो लेफ्ट साइड पे होता है। कहां पे होता है? लेफ्ट साइड पे होता है। बात समझ में आई? अच्छा दशमलव कहां होता है, तो जस्ट उसके राइट साइड में। जैसे मैं बोलूं कि ये नंबर लिखा हुआ है, इसमें कहीं दशमलव नहीं दिख रहा है, तो क्या ये बिना दशमलव वाली संख्या है? नहीं, ये दशमलव लेके आई हुई है, लेकिन इसका दशमलव राइट साइड पे है। चिन्ह क्या है इसका, इस 24 का चिन्ह क्या है, तो इसका क्या बोलोगे? चिन्ह इसका तो दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो हम अपनी तरफ से मानेंगे कि इसका चिन्ह कैसा है, प्लस है, और चिन्ह हमेशा उसके आगे लगता है, दशमलव किसी भी संख्या के हमेशा पीछे काउंट होता है, वो लगा हो या ना लगा हो। यहां तक बात समझ में आई? ये नई चीजें एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो समान चिन्ह, इस 2 का प्लस है। अच्छा मैंने अभी बताया कि जब किसी संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो भी हम क्या मानते हैं? प्लस। तो ये भी प्लस की, ये भी प्लस की। समान संख्याएं हमेशा क्या होती हैं? ऐड होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो हमने जोड़ दिया। विपरीत संख्या हमेशा क्या होती है? तो हमेशा क्या होती है? घटती हैं। क्या होती हैं? तो देखो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है। विपरीत संख्याएं आपस में क्या होती हैं? घट जाती हैं। जब इसको हम घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। समान संख्याएं आपस में क्या होती हैं? समान संख्याएं आपस में हमेशा जुड़ जाती हैं। अच्छा ये 2 का चिन्ह क्या है? माइनस। इस 2 का चिन्ह क्या है? माइनस। समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं, इनको जोड़ो, 2 और 2 को जोड़ेगी तो कितना आएगा? 4। बात समझ में आ गई? अच्छा चिन्ह हमेशा किसका आता है? जो भी आंसर आएगा तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। जैसे मैं कह दूं -6 + 4, इसका आंसर बताना है, तो अभी मैंने बताया विपरीत संख्याएं आपस में क्या होती है? घटा दो। 6 में 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 2। फिर मैंने बताया चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। 4 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी है? 6। 4 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी है? 6। मारेंगे झापड़ ना तो। चिन्ह को छोड़ो, चिन्ह को मैं बात नहीं कर रहा हूं, 4 और 6 पूछ रहा हूं केवल। 6 बड़ी होती है ना वैल्यू में, एंगल्स में यार, वो अंक जो पढ़ाए थे हमने, कौन बड़ी होती है? 6। उसमें एंगल ज्यादा होते हैं, इसमें 6 एंगल होते हैं, इसमें 4 एंगल। तो चिन्ह किसका आएगा? 6 का चिन्ह क्या है? माइनस। क्या लगाएंगे हम? ये कॉमन सी बात नहीं है बेटा, ये बहुतों को नहीं पता होती है, सच बता रहे हैं। आप लोगों को तो भले ही किसी ने बता दिया हो, लेकिन छोटे बच्चे हमेशा मार खा जाते हैं इस चीज में। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही है? चलो अब बात समझो गौर करके। ये होता है बड़ा कोष्टक। ये सोचे थे एक दिन एक स्लाइड में ले लेंगे, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें आपको बता चलेंगे। हम कुछ भी लेके नहीं चलेंगे, मतलब एक अलग से क्लास नहीं लेंगे, थोड़ी थोड़ी। देखो आज जैसे बच रहा था हमारे पास, तो आज हमने इसमें बता दिया आपको, ठीक है। चलो अब देखो इसको कौन सा कोष्टक बोलते हैं? बड़ा कोष्टक बोलते हैं। यहीं पे एक इस प्रकार का सिंबल आता है, जो सेट थ्योरी पे हम लोग पढ़ेंगे, समुच्चय में पढ़ेंगे, कक्षा 11 का एक पहला ही चैप्टर है समुच्चय, उसमें भर भर के इस कोष्टक का प्रयोग हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं हम लोग मंझिला ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? मंझिला कोष्टक, ठीक। अब इसके बाद आपने बहुतों में ये वाला कोष्टक पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक। क्या बोलते हैं? छोटा कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक, ठीक है। बात समझ में आ रही? यहीं पे अब देखो 3 तो सबने पढ़े रखे हैं। एक रेखा कोष्टक होता है, ये वाला कोष्टक, किसी भी अंक में के ऊपर अगर ये लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम लोग रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक। तो सबसे छोटा कोष्टक अगर कोई पूछे तो ये वाला कोष्टक मत बता देना कि सबसे छोटा कोष्टक, तो छोटा ही कोष्टक होता है भैया ये वाला। सबसे छोटा कोष्टक होता है रेखा कोष्टक। इसका यूज भी हम लोग सॉल्यूशन में ही करते हैं ऐसे। बड़ा कोष्टक 3 प्लस मंझिला कोष्टक 4 - 2 के ऊपर बार प्लस 2, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 में 2 गया 2, फिर 2 दूनी 4, 4 3 7, तो फाइनली आंसर इसका कितना आ गया? तो इसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका आपको कम देखने को मिला होगा प्रयोग, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये क्या होता है? रेखा कोष्टक। अच्छा इसको लगाते कैसे?
इस प्रकार से आपका अब यहाँ प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे है आपका मंझला कोष्टक, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। ये सब आप जानते हैं, इसलिए मैं जल्दी से निपटा दे रहा हूं। लेकिन अब बात करते हैं ये कैसे। अभी मैंने बताया था ये हमेशा जैसे 3 और 4 है तो ये हमेशा नीचे नहीं लग के ऐसे ऊपर लग जाता है। तो कोष्टक के बारे में आज सारी जानकारी हो गई। कौन सी संख्या जुड़ती है घटती है ये भी मैंने बता दिया, बाकी भिन्न वगैरह तो मैंने बता ही दिया है। ये एक्स्ट्रा जानकारी है जो हम आपको धीरे धीरे देते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो गई है और प्लस समय भी हो गया आप लोगों का और मौसम भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है हमको। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिएगा कोई भी गलत अगर हमने पढ़ाया हो, कोई भी चीज छूट गई हो तो भी बता दीजिएगा। चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल हमें एक क्लास लेनी थी जो हम नहीं ले पाए थे, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं की जितनी भी विशेषताएं हैं उन सबको हम डिकोड करेंगे, ठीक है। भाज्य और अभाज्य से इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि उनको डिकोड कर पाना संभव नहीं है। आप उनको तह तक जानिए, समझिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जो भी पूछा जाएगा अगर आपको सारी चीज की नॉलेज है तो आप उस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें जितना लगा था कि इससे ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो सब मैंने इस स्लाइड में नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जब ये हम लोग खत्म कर देंगे तो केवल छोटा सा टॉपिक बचेगा सम संख्या और विषम संख्या का, बस। इसके बाद सीधा और सीधा हम लोग आज भिन्न पे आएंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम लोग भिन्न आज खत्म भी कर दें, जितने भिन्न के प्रकार हैं वो सारे खत्म कर दें। कल हमको सिर्फ भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा, भिन्न का घटाना और भाग पढ़ना है, बस। भाग को कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, आप गुणा पढ़ लेंगे तो भाग अपने आप आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और 2-3 दिन में हम अपना कक्षा 11 का प्योर सिलेबस फ्री हैंड चालू कर देंगे, ठीक है। आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मेरी एक पीके जैन करके जो हमने पढ़ी थी गाइड मान सकते हो, इसमें सॉल्यूशन है क्वेश्चन के साथ भी। आप इसमें अगर समुच्चय सेट थ्योरी का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ये देखिए इसमें हर प्रकार की जो भी हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जितने भी हम पढ़ा रहे हैं ना उन सब चीजों का नॉलेज होना आपको जरूरी है। अगर आप नॉलेज नहीं ले पाएंगे, नहीं है आपका इन चीजों का नॉलेज, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज जो अभी क्लासें ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को दिमाग में है कि क्लासें बेफिजूल की हैं, हमें चीजें आती हैं, आपको डेफिनेटली आती हैं, हम आपसे मना नहीं कर रहे हैं कि आपको नहीं आती है, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो आपको मुश्किल से ही आता होगा। प्राइम और प्राइम और कोप्राइम, प्राइम और ये सारी जो नंबर्स हैं वो जानते हैं, डेफिनेशन सब लोग जानते हैं, लेकिन उनकी परिभाषाएं नहीं जानते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं की परिभाषाएं तो आप सब जानते हैं, उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हमें अपने नॉलेज को कक्षा 11 के सिलेबस से कैसे रिलेट करना है ये आप लोग नहीं जानते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। 3 से 4 दिन क्लासें और चलेंगी, बस उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कक्षा 11 का सिलेबस चलेगा और फिर धड़ल्ले से हम लोग सिलेबस को चालू करेंगे। और सब कुछ अगर सही रहा जैसी प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर हम ऑनलाइन आके भी आप लोगों को रिवीजन भी करवा दिया करेंगे ढेर सारे क्वेश्चनों का। एनसीईआरटी तो हम यहाँ पे सॉल्व करा ही देंगे, लेकिन एनसीईआरटी सॉल्व करने से आपका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी, तो उसके लिए हमें आपको रिवीजन भी कराना पड़ेगा। तो हम अच्छे क्वेश्चन जो अच्छे होंगे, जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन का रिवीजन भी हम करा देंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन आके तो आप अगर सब कुछ सही रहा तो अभी प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने अनाउंसमेंट कर दिया है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो आप लोग कमर के पीछे बांध लीजिए, पूरा 2 साल हम लोगों को कक्षा 11 की मैथ हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बिना कुछ मजाक किए हुए कि कक्षा 11 है तो हम इसको कम ध्यान दे 12 में देख लेंगे। यकीन मानिएगा मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने 11 छोड़ा 12 कवर नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली लिखित ले लो आप हमसे। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने कक्षा 11 की फिजिक्स को बहुत लाइटली लिया तो 12 में आप औंधे मुंह गिरेंगे। औंधे मुंह का मतलब है कि सिर्फ आप लड़ाई इस चीज की करेंगे कि हम 70 प्लस पहुंच जाए तो बहुत है, इस चीज की लड़ाई करेंगे अगर आपने कक्षा 11 का साल बर्बाद कर दिया तो। इसलिए प्रॉपरली नोट्स बना के रखिएगा। मैथ को हमने बहुत सरल बनाने की कोशिश की है, नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं, पीडीएफ भी दे दिया है, यहाँ पर भी हम एक एक चीज लिखवा रहे हैं और रिवीजन भी हमने आपको कराने का प्रॉमिस कर दिया। तो हम आपके मतलब ये मान के चलिए 70% काम हम आपका कर रहे हैं, 30% ये है कि कॉपी पेन लेके सिर्फ उसको नोट डाउन करके सॉल्व करना है क्वेश्चनों को। अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप पढ़ना लिखना फिर छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। कक्षा 12 के आप स्टूडेंट नहीं है,
ठीक है, तो आप जो पढ़ा रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़िए ही नहीं, उसको रिवीजन करिए। आप लोग लाइटली ले रहे हैं इस चीजों को, जितना ही लिखवा रहे हैं ना, आप जाइए किसी भी नंबर सिस्टम की किताब उठा लीजिए, उसमें जो भी क्वेश्चन हो सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर पढ़ना ही है तो एक्चुअली में कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते, मैंने नोट्स में लिखा दिया, आपने उतना नोट कर लिया, इससे कभी भी मैथ नहीं आएगी। आप घर में मेहनत कितना करते हैं, सेल्फ स्टडी कितना करते हैं, ये मायने रखता है। ठीक है, आप अपने स्कूल में देखिएगा, कोचिंग में देखिएगा, इधर उधर के चैप्टर उठा के पढ़ाना चालू कर रहे हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई कुछ मतलब नहीं है, बस पढ़ाए जा रहे हैं। कोई टेक्नोमेट्री उठा के पढ़ा रहा है, कोई लॉग पढ़ा रहा है। हम अपने आसपास के बच्चों को देख रहे हैं जो अदर कोचिंगों में या स्कूलों पे जाते हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स हैं कि सीधा टेक्नोमेट्री पे उतर गए, समुच्चय छोड़ दिया उन्होंने, और जो भी चैप्टर है फलन सब छोड़ दिया, सीधा क्वेश्चन पे आ गए, ना बच्चों को कुछ बताया ना समझाया। तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं की जाती। कक्षा 11 की मैथ अगर आपने सीक्वेंस बाय सीक्वेंस नहीं, सब हमें शौक नहीं है ये फालतू के अपनी एनर्जी वेस्ट करने के, हम भी सीधा सेट थ्योरी पे आ सकते थे, लेकिन मुझे पता है हम आ जाएंगे तो आधी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो अगर हम भूमिकाएं बनवा रहे हैं आपसे, तो आप अपनी भूमिकाओं को इतना ठोस बनाइए कि उसमें एक अच्छी इमारत आप खड़ी कर सके कक्षा 11 और 12 की। ठीक है, अगर आप लाइटली लेंगे तो आप आगे की क्लासों को सही से अटेंड नहीं कर पाएंगे। आगे के जो चैप्टर है बहुत ब्रॉड है बेटा, मैथ बहुत स्ट्रांग होती है। कहते नहीं कि जो लोग मैथ में अच्छे होते हैं उनको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बहुत इंटेलिजेंट लोग माने जाते हैं। अगर मैथ आपकी अच्छी है तो मैथ अच्छी करने के लिए हलवा नहीं है मैथ, आप बायो लेके पढ़े रट के निकल जाइए, आपका हो जाएगा इंटर। लेकिन जो बच्चे मैथ से करते हैं और जिनकी मैथ एक्चुअल में अच्छी होती है, वो एक्चुअल में इतना इंटेलिजेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने डीप क्वेश्चन है, इतने ज्यादा सूत्र हैं कि आपको याद करने में शायद भी 2 साल पूरे लग जाए, फिर भी आपको ढंग का पूरे सूत्र ना याद हो। तो बहुत कुछ है मैथ में पढ़ने के लिए। आप अपनी भूमिकाएं अभी बनाइए, हम आपको भूमिका बनाना सिखा रहे हैं। आप भूमिका नहीं बना पाएंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने कैरियर की मंजिल खड़ी नहीं कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये मुझे आज समझाना था, बाकी जल्दी से खत्म करते हैं, फिर सीधा सेट थ्योरी पे आते हैं, फिर बढ़िया से हम लोगों को क्लास चलेगी। आज मैंने कल प्राइम और कंपोजिट नंबर मैंने बता दिया था, भाज्य और अभाज्य संख्या मैंने बता दिया था। आज उनसे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चनों को मैंने इसमें डिकोड करने की कोशिश किया है। पहला नोट में क्या कहा है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब देखो ये नोट यहाँ तक गया है, समझना, गौर से समझना जो अब मैं कहने जा रहा हूं। 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटी है और अभाज्य नंबर है। इसका मतलब 1 क्या है? अगर आपसे पूछे एक भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है, देखो जो आपके बुजुर्ग होते हैं या जो थोड़ा सा आपसे पढ़े सीनियर लोग होते हैं, वो सीधा आप टेक्नोमेट्री नहीं पूछेंगे, सेट थ्योरी नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछेंगे, क्रंच संचय, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पूछेंगे, सीधा पूछेंगे एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, क्योंकि उनको भी पता है बच्चा ये सब पढ़ा होगा लेकिन छोटी सी चीज मिस कर गया होगा। तो अगर मैंने नोट में लिखा हुआ है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 क्या होगा, भाज्य होगा, लेकिन वहीं पे फंस गए। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, ये मैंने नोट में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसको मैं कहूं तो यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये छूट गया है मुझसे, सही बात मैं बताऊं तो ये मुझसे छूट गया, मेरे दिमाग में नहीं था, बताते बताते आपको दिमाग में आ गया। तो क्या लिखोगे, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट बनता है कि एक भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, तो क्या बताओगे, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है 2। 2 एक एकलौता ऐसा नंबर है जो अभाज्य के साथ साथ सम संख्या है, मैंने आगे लिखा भी है, तथा 2 एक इकलौता सम अभाज्य संख्या, मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो इकलौता सम है और अभाज्य है। इसके बाद जितने भी आप अभाज्य संख्याएं देखोगे वो सब विषम संख्याएं दिखेंगी आपको। कैसी संख्या दिखेंगी, विषम संख्या, यानी वो 2 से नहीं कटेंगी। 2 ही एक इकलौता ऐसा नंबर है जो सम होने के साथ अभाज्य है। ये बहुत बड़ी विशेषता अपने पास रखता है कि सम होने के साथ साथ भी क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट समझ में आया आपको। 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं का मैंने क्रम बनाया है, यानी 1 से 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी, 4 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 1 से लेके 10 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, 4। 10 से 20 तक में कितनी मिलेंगी,
तो भी 4 होंगे। अच्छा, 20 से 30 तक के बीच में कितनी मिलेंगी? 2 मिलेंगी। 30 से 40 के बीच में कितनी मिलेंगी? 2 मिलेंगी। 40 से 50 के बीच में कितनी मिलेंगी? 3। 50 से 60 के बीच में कितनी मिलेंगी? 2 संख्याएं मिलेंगी। 60 से 70 के बीच में कितनी मिलेंगी? 2 संख्याएं। 70 से 80 के बीच में कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं। 3 संख्याएं। 80 से 90 के बीच में 2 और 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी? 1 अभाज्य संख्या मिलेगी। आप काउंट करके देखो, 1 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 4 मैंने बताई है आपको, काउंट करो। 1 से तो हमें मतलब है नहीं, क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। 2, 3, 4 भाज्य है, 5, 7, इसके बाद सारी संख्या। उसी हिसाब से 10 और 20 के बीच में देखो, पहली संख्या तो 11 ही हो गई, 13, 17, 19। ठीक, तो इस तरीके से आप ये सूत्र, आप सूत्र कैसे याद करोगे? 44, 22, 322, 321। याद करने की ट्रिक है कैसे? देखो, 22 का आधा कर 22 का 2 गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 44 बन जाएगा, यानी 44 का आधा 22। तो यहां से आप एक एक शब्द को याद कर लो, चाहे 44 को याद कर लो, चाहे 22 को। 44 को याद करना तो उसका आधा कर देना, 22 को दिमाग में रखना तो उसका डबल कर देना। तो दिमाग में आप 44 रखो, 44 का आधा 22 और 322 याद कर लेना, क्योंकि 22 आ गया ना यहाँ पे, तो 322 और 22 में घटा देना 321। तो आपको 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने भी होते हैं आप बता सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए 50 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 2 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा है 3 लगातार विषम संख्याएं क्रम से आ रही हैं। 3, 5 और 7 इकलौता ऐसा नंबर है जो क्रम से आती है, इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो विषम हो, वो जो अभाज्य हो और इस तरीके से क्रम में नंबर आए। ठीक, ये मैंने बता दिया आपको। 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से 100 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं। अब गौर करना, सुनो, मैंने क्या कहा? 1 से 100 तक। अच्छा, 1 से, हाँ ठीक है, 1 से 50 तक। 50 कहां पे मिल रहा है? यहाँ पे। इन दोनों के बीच में नंबरों को जोड़ लो, उतने ही तो टोटल नंबर होंगे। जोड़ो उनको, 4 4 8 2 10, 3 15, 3 13 2 15, यानी 1 से 50 तक के बीच में। ये 1 से 10 के बीच में, 10 से 20 के 20 के 30 से 30 से 40, 40 से 50, ये मैंने खंड वाइज खंड बांटे हैं। अब आपसे डायरेक्टली पूछ ले 1 से 20 से 50, 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो सीधा इनको यहां से पकड़ के यहां तक जोड़ दो, तो कितनी आएंगी आपको? 15 ही अभाज्य संख्याएं आएंगी। अच्छा, आपसे पूछे 50 से 100 तक का, तो यहां से यहां तक का जोड़ दो, 10 संख्याएं आएंगी अभाज्य संख्या। अच्छा, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक पूछ ले, तो या तो यहां से देख लो 15, 1 से 50 तक, और 50 से 100 तक 10, टोटल कितनी हो गई? 25। या सीधा सीधा इनको जोड़ दोगे तो भी कितना आएगा? 25। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। और 50 से 100 तक के बीच में कितनी होती है? 10। ठीक, टोटल 25 होती है। मतलब 1 से लेके 50, 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, मूक बने ना देखो, अभी हम पूछेंगे तो कूटेंगे पकड़ के अगर नहीं बता पाओगे तो। ठीक है, अब देखो, अब कुछ नियम है अभाज्य संख्याओं के। क्या है? यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या है तो वह इस नियम का पालन करेगी, 6n + -1। ये सूत्र है एक तरीके से, 6n + -1। अब यार मैंने यहाँ पे क्या बताया? n का मान 3 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, n का मान 4 रखो जरा सा, तो n बराबर यदि मैं 4 रखूं तो 4 रखो, छचों को +1 करेंगे 25 आएगा। क्या 25 अभाज्य है? नहीं। माइनस करके देख लो, जब यहाँ पे माइनस करोगे तो 23 आ जाएगा। यानी 2 में से कोई एक नियम लगना ही लगना है, या तो प्लस का लग जाएगा या माइनस का लग। 5 रख के देखो, 56 30, 1 31 और 1 29, दोनों अभाज्य संख्याएं मिल गई आपको। 6 रख के देखो, 36 में एक जोड़ 37 और 36 में एक देखो, 35 तो नहीं है लेकिन 37 है, तो हाँ एक मिल जाएगी दोनों में। तो ये एक इसका अच्छा फॉर्मूला है, बहुत कम ये फॉर्मूला मिलेगा आपको देखने का। अभाज्य संख्याओं को निकालने का ये इकलौता फॉर्मूला है। नहीं बनाया नहीं हमारे सर ने, हमको बताया था, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, समझे आप हमारी बात को? तो ये बहुत मुश्किलों से फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को। यदि कोई संख्या अभाज्य है तो उसका इकाईकांक 1 2 3 5 7 9 हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? ठीक है, गौर से समझना। अगर कोई नंबर अभाज्य है तो उसका इकाईकांक या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा।
इसके अलावा और कोई भी तुमको, अच्छा यहाँ गौर से एक चीज देखोगे, दो ही एक सम संख्या, बाकी सारे विषम है, और मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं, ठीक। अच्छा, दो को क्यों लेके आए, क्योंकि दो एक विषम, दो एक अभाज्य संख्या है, इसके अलावा आपको कोई और नंबर नहीं मिलेगा जिसका इकाई का अंक दो हो लेकिन वो सब अभाज्य संख्या हो, क्योंकि वो तो सम संख्या बन जाएगी। दो है, इकाई का अंक दो है, तो यानी वो किससे कटेगा, दो से कट जाएगा, दो से कटेगा। मैंने क्या बताया था, इकलौता सम संख्या है जो अभाज्य है, तो इस दो को इंक्लूड करने का मेन कारण है कि दो खुद एक कैसी संख्या है, अभाज्य। बाकी एक आपको मिल जाएगा, जैसे 11 ही एक अभाज्य संख्या है, 3 मिल जाएगा, 3 में जैसे आपका 73 है, 13 है, ये सब अभाज्य संख्या है। 5 आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, 5 खुद ही एक अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या नहीं है क्या, ये सिंगल डिजिट वाले भी आए हैं, लेके देखो 1 7 भी सिंगल डिजिट में है, समझ में आ रहा है बात को कि नहीं आ रहा है। तो इकाई का अंक ये होगा, या तो ये स्वयं यही अंक हो सकते हैं, या इनका इकाई का अंक की बड़ी संख्या भी हो सकती है, लेकिन इकाई का अंक यही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड आपको पूरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब हम बात करते हैं इस तरफ, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। देखो एक से तो मतलब ही नहीं है, ना तो सम है ना तो विषम है, 2 भाज्य संख्या है, क्या भाज्य है, अभाज्य है, तो 2 अगर अभाज्य है तो 2 भी हमारे लिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। 4 क्यों है, क्योंकि 4 खुद से कटेगी, 1 से कटेगी और 2 से भी कटती है, तो 4 सबसे छोटी क्या है, भाज्य संख्या है, वही मैंने लिखा है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। अब आपसे पूछा जाए, हाँ 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। अब देखो 4 के बाद 6 भी मिलेगा, लेकिन 6 क्या है, एक सम संख्या है। 8 भी मिलेगा, लेकिन वो कैसी है, सम संख्या। विषम संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है, जो भाज्य है, वो अभाज्य है बेटा, मैं भाज्य की बात कर रहा हूं, भाज्य। तो 9 एक सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो विषम के साथ साथ क्या है, भाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य लिखा है क्या, सॉरी भाज्य संख्या है यहाँ पे, ठीक है, भाज्य संख्या। समझ में आ रही है बात आपको। 9 इकलौता सबसे छोटा नंबर है जो विषम होने के साथ साथ भाज्य है। अच्छा ये किसका, ये जो 9 है ना, ये किसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है। इसमें क्या था, अभाज्य था लेकिन सम थी, इसमें क्या है, इसका रिवर्स क्या आ जाएगा, भाज्य, और सम का रिवर्स विषम। तो ये इसका जस्ट क्या है, विपरीत है। उसमें सम की कंडीशन लगी थी लेकिन अभाज्य की लगी थी, इसमें विषम की कंडीशन लगी है लेकिन भाज्य की कंडीशन लगी है। तो सारे प्रकार के क्वेश्चन हमने बना दिए, कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है, तो शब्दों पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं पे आते हैं, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, मैं पहले ही लिख चुका हूं। एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, 2। अच्छा 2 अंक की 11, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। अभी ये तो मैंने बता ही दिया, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। एक बात हमें ये बताओ, क्या भाज्य और अभाज्य संख्याएं कभी ऋणात्मक हो सकती हैं? जो मैं शुरू से जिस चीज की लड़ाई कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती हैं? इनका जन्म ही प्राकृतिक संख्याओं से हुआ है, और प्राकृतिक संख्याओं के पास निगेटिव नंबर नहीं होते हैं, वो प्योर पॉजिटिव रखते हैं, जीरो भी नहीं रखते अपने पास। हाँ तो पूर्ण के थोड़ी ना ये पार्ट है, प्राइम नंबर और हाँ। तो अब ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ कि ये प्राकृतिक संख्याओं से बनी है दोनों, इन्हीं के तो पार्ट्स हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं के पास खुद के पास निगेटिव नहीं है, तो क्या ये अपने आगे वाली संख्याओं को निगेटिव नंबर देंगे? नहीं देंगे। लेकिन सम और विषम को अगर दिमाग में रहो, ये किसके बेटे हैं या ये किसके पार्ट्स हैं, तो ये पूर्णांक नंबर के पास, और पूर्णांक में तो ऋणात्मक नंबर भी होते हैं, तो यानी सम और विषम ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन भाज्य और अभाज्य ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती। इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं सम संख्या, विषम संख्या प्लस ये 4 पॉइंट लिखाऊंगा, 2 पॉइंट 4 पॉइंट जितने बनेंगे, फिर इसके बाद आते सीधा भिन्न पे, ठीक है।